गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्लियर है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लुई 16 जो थे उन्होंने कैसे वहाँ पे जो आउटब्रेक हुए रेवोल्यूशन के, कहाँ पर फ्रांस के अंदर, जिससे कि परेशान होकर किसने, लुई 16 ने किस चीज़ को मान लिया, नेशनल असेंबली की बात को मान लिया था, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था नेशनल असेंबली को, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, किसने, नेशनल असेंबली ने। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, कि कैसे वहाँ पर जो पहले जो मोनार्च था, वहाँ एब्सोल्यूट मोनार्च था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, वो कैसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के अंदर चेंज हो गया था, यानी कि कौन कौन सी पावर्स थी या किस तरीके से वहाँ पर अब वर्क हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के, जब आ गया था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि 1789 में क्या करना स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट उन्होंने कब तक कंप्लीट कर लिया, 1791 में कंप्लीट कर लिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया वहाँ पर, जब नेशनल असेंबली ने वहाँ पर क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1791 में, और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिमिट कर दी किसकी पावर्स, मोनार्च की पावर, यानी कि राजा की जो पावर्स थी उनको क्या कर दिया गया, कमज़ोर हम कर दिया गया, मिनिमाइज कर दिया गया, उनको लिमिट में कर दिया गया। क्लियर है, लिमिट कर दिया गया। देखते हैं किस तरीके से सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जो पावर्स थी राजा से सारी पावर्स ले ली गई, और उन पावर्स को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक फिलोसफर थे, जिन फिलोसफर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ द पावर्स का। एक फिलोसफर थे जिन्होंने, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि फिलोसफर्स के बारे में, और फिलोसफर्स के अंदर मैंने आपको बताया था एक फिलोसफर थे जिन्होंने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से पावर्स क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो उसी फिलोसफर्स के आइडिया का इन्होंने क्या किया, फॉलो किया। तो अब आपको उस फिलोसफर्स का नाम ढूंढना है, किस फिलोसफर्स ने ये बात कही थी, और उसका कौन सी बुक उसने लिखी थी, ये मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर है। तो देखते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर्स, इन्होंने क्या किया, पावर्स को सेपरेट किया। क्लियर है। पावर्स को सेपरेट किया। हाँ, पावर्स को सेपरेट करने से पहले, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे देखिएगा सभी लोगों को यहाँ पर, जो पहले क्या था कि सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को ही क्या था, वोटिंग का अधिकार था। ठीक है। और थर्ड स्टेट्स के जो लोअर क्राइटेरिया के लोग थे उनको क्या नहीं था, अधिकार नहीं था किस चीज़ का, वोटिंग करने का। तो अब वहाँ पर जो वोटिंग अधिकार था वो सारे लोगों को फ्रेंच के सारे सिटीजन्स को दे दिया गया था। लेकिन फ्रांस के अंदर भी ऐसा नहीं था कि सारे सिटीजन्स को दे दिया गया था। जो सिटीजन्स थे फ्रांस के, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक को कह दिया गया पैसिव सिटीजन, एक को कह दिया गया एक्टिव सिटीजन। अब जो वोटिंग डालने का अधिकार था वो एक्टिव सिटीजन्स को था, पैसिव सिटीजन्स को नहीं था। तो अब हमें समझना ये है कि कौन से सिटीजन्स को एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था, कौन से सिटीजन्स को पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में कौन से लोग आया करते थे वो देखिएगा, मेंस। पहली बात तो मेंस होने चाहिए, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वोटिंग। क्लियर है। क्या होनी चाहिए, मैन होनी चाहिए, अबव 25 ईयर्स, और कितनी उम्र से पहले, ऊपर के 25 ईयर्स से ऊपर के मेंस। पहली चीज मेंस होने चाहिए। दूसरा, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरस वेज रिलेटेड टू द वोट, यानी कि 3 days ऑफ लेबर वेजेस। और वो सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार है जो सिटीजन्स कम से कम 3 दिन जो लेबर की जो वेजेस होते हैं, 3 दिन के जो लेबर के वेजेस होते हैं, उतना पैसा वो क्या करते हो, एज अ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हो। जैसे कि मैं अगर इंडिया की कॉन्सेप्ट में बात करूं, मैं अभी की कॉन्सेप्ट में बात करूं, तो अभी हमारे यहाँ वोटिंग डालने का अधिकार किसको है, सबको है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ये लागू कर दिया जाए कि इंडिया के अंदर उन लोगों को वोट डालने का अधिकार है जो सिर्फ कम से कम 3 दिन जो लेबर काम करती है, आपके यहाँ पर जो 300 रुपये पर डे के हिसाब से जो लेबर काम करती है, वो लेबर का 3 दिन का जितना पैसा होता है, यानी कि 900 रुपये, वो 900 रुपये कम से कम वो एटलीस्ट क्या करे, एज अ टैक्स के रूप में पे करे। कुछ समझ में आया बेटा कि
पहली चीज मैन होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तीसरी चीज कम से कम 3 दिन लेबरर वेजेस के बराबर का टैक्स वो पे करता हो। उस सिटीजन्स को हम लोग एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है? अब पैसिव सिटीजन्स के अंदर क्या रखेंगे? तो पैसिव सिटीजन के अंदर जो बचे हुए हैं, जो वुमेन्स हैं और जो क्या हैं अदर मेंस हैं, वो किस में आ जाएंगे? पैसिव सिटीजन में। पैसिव सिटीजन में रिमेनिंग मेंस एंड वुमेन्स। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन समझ में आ गया बेटा? एक्टिव सिटीजन में मैं दोबारा बताता हूँ, मेंस होने चाहिए, दूसरा 25 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, तीसरा कम से कम 3 डेज का जो लेबरर्स वेजेस होता है उसके बराबर टैक्स पे करना चाहिए। और पैसिव सिटीजन पे उसके अलावा जो वुमेन्स वगैरह हो गई और जो उसके अलावा जो मेंस हो गए जो टैक्स पे नहीं करते होंगे, वो सब किस में आते हैं? पैसिव सिटीजन में। क्लियर? अब क्या था वो देखिएगा कि जो एक्टिव सिटीजन हुआ करते, देखो पैसिव सिटीजन तो क्या नहीं करते थे? वोटिंग करते ही नहीं थे। क्लियर है? पैसिव सिटीजन वोटिंग करते ही नहीं थे। एक्टिव सिटीजन क्या करते थे? वोटिंग करते थे, उनके पास वोटिंग पावर्स होती थी। और ये वोटिंग पावर्स में ये किसको वोट करते थे? ये इलेक्टर्स वोट करते थे। क्या वोट करते थे? इलेक्टर्स को। अब ये इलेक्टर्स कौन होते हैं वो समझिएगा थोड़ा सा, कि इन्हीं एक्टिव सिटीजन्स में से जो हायर टैक्स पे करने वाले लोग होते होंगे, उन लोगों को, वो लोग क्या होते होंगे? वो खड़े होते होंगे चुनाव में, इलेक्शंस में। क्लियर है? तो उन लोगों को चुना जाता था किनके द्वारा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। तो उनको क्या बोला जाता था? इलेक्टर्स। ये करीब करीब कितने होते थे? 50,000। ये कितने होते थे? करीब 50,000। अब इन्हीं 50,000 में से जो और ऊपर की कैटेगरी के जो हायर पे टैक्स पे करने वाले लोग होते होंगे, वो नेशनल असेंबली के लिए खड़े होते होंगे। क्लियर है? तो ये सारे जो इलेक्टर्स थे, ये इलेक्टर्स उनके लिए वोटिंग करते थे। किनके लिए? नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए। तो वो मेंबर जो चुन के जाते थे वो नेशनल असेंबली में जाते थे। अब नेशनल असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते थे? 745 मेंबर्स। कितने होते थे? 745। ये नंबरिंग याद रखना आप। नेशनल असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स होते थे? 745 मेंबर्स। अब ये नेशनल असेंबली की जो होती थी, ये क्या करती थी? लॉज वगैरह बनाती थी। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। और लेजिस्लेचर के अंदर के मैंने किसको लिख रखा है? नेशनल असेंबली को, क्योंकि नेशनल असेंबली ही क्या करती थी? कानून वगैरह बनाती थी। क्लियर है? अब इस नेशनल असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 745 मेंबर्स। अब इन मेंबर्स में से ही कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता था? मिनिस्टर्स बना दिया था। जैसे कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ जितने भी एमपीज होते हैं उन एमपीज में से क्या कर देते हैं? कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं ना। ऐसे ही सेम नेशनल असेंबली में से कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता था? मिनिस्टर्स बना दिया जाता था। और इन मिनिस्टर्स को कंट्रोल कौन करता था? नेशनल असेंबली। क्लियर है? साथ ही साथ किंग था। किंग के ऊपर भी कंट्रोल किसका था? ये एग्जीक्यूटिव था किंग। और इसके ऊपर भी कंट्रोल किसका था? नेशनल असेंबली का था। किंग के पास कुछ वीटो पावर्स थी। क्लियर है? जो इसको कुछ नेशनल असेंबली को कुछ कह सकता था। क्लियर है? समझा सकता था। तो यहाँ पे हमारे ये समझ में आया कि जो नेशनल असेंबली थी वो मेन हो गई, वो सारे लॉज वगैरह बनाने लग गई, उसका कंट्रोल आ गया मिनिस्टर्स पे, उसका कंट्रोल आ गया किस पर? किंग पर। क्लियर है? नेशनल असेंबली का। क्लियर है? और ये जो जुडिशरी थी, तो जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया। उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, उसको सीधा वोटिंग की जाती थी। उसके लिए जो जज वगैरह होते थे उनको सीधा किया जाता था, चुना जाता था, उनको वोट किया जाता था। और किन के द्वारा किया जाता था? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। यानी कि जजेस वगैरह जो होते थे कोर्ट वगैरह के, उनको भी क्या किया जाता था? इलेक्ट किया जाता था। किन के द्वारा किया जाता था? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेट्स का। जिस समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेट्स था कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये कुछ इस तरीके का माहौल वहाँ पर चलता था। तो देखिएगा यहाँ पर आपने एक चीज़ यहाँ पर समझी कि जो किंग था, उस किंग की जो पावर्स थी वो क्या कर दी गई? कम कर दी गई। उनकी पावर्स को क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया। अब किंग को क्या हो रही होगी? दिक्कत हो रही होगी। भाई देखो, पहले उसके पास सारी पावर थी, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन आज उसकी पावर्स को क्या कर दिया गया? मिनिमाइज कर दिया गया, उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया। तो अब किंग क्या करने की कोशिश करेगा? अपनी पावर्स को दोबारा से लेने की कोशिश करेगा। और वही लुईस 16 ने वहां पर करने की कोशिश की। क्लियर है? वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि कैसे वहां पर लुईस 16 ने अपनी पावर्स को दोबारा से लेने की कोशिश की, और फिर जब वहां पर वो लुईस 16 अपनी पावर्स को लेने में फेल हो गए, तो कैसे फिर वो जो हमारा जो फ्रांस था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनेट्स के अंदर में था, वो अब फिर क्या बन गया? रिपब्लिक। देखिए यहाँ तक जो फ्रांस है वो कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च है। यानी कि मोनार्च अब भी है, राजा अब भी है, लेकिन वो राजा की शक्तियां किसके अंडर में आ गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। क्लियर है? लेकिन जब वो आगे पढ़ेंगे तो आगे ये पढ़ेंगे हम लोग कि राजा को हटा दिया जाता है और राजा की जगह पर क्या होती है? रिपब्लिक फ्रांस बन जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।